हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जल्द निकलेगा सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट, सीटेट पास अभ्यर्थी परेशान। सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे रिवीजन पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है, वहीं दूसरी ओर सीटेट पास अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। परीक्षा में करीब 35,000 सीटेट पास अभ्यर्थी शामिल हैं, जो न्यायालय के फैसले आने के बाद इस परीक्षा के परिणाम से बाहर हो जाएंगे। सीटेट पास अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि राज्य में 25 वर्षों में मात्र 2 बार जेटेट परीक्षा आयोजित किए गए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में मौका दे। सीटेट पास छात्र हेमंत कुमार पाठक कहते हैं कि आखिर 2016 के बाद से बीएड करने वाले झारखंड के छात्र कहां जाएंगे। हाईकोर्ट में इस परीक्षा से पहले ही याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आदेश सुरक्षित रखा गया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया था और परीक्षा में राज्य के वैसे छात्र भी शामिल हुए जो पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम सभी छात्र उदास नहीं हैं। इसके पुनर्विचार के लिए एक बार फिर गुहार लगाएंगे और सरकार को भी चाहिए कि झारखंड के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। मई में हो सकता है नगर निकाय चुनाव, हर वार्ड की तैयार हो रही है वोटर लिस्ट। अंतिम चरण में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया। लगभग 5 साल से इलेक्टेड मेंबर का इंतजार कर रहे राज्य के नगर निकाय को इस साल के पहले 6 महीने में सदस्य मिल जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के आड़े आ रहे ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट भी लगभग अंतिम चरण में है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हर वार्ड का अपडेट वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दिए जाने के बाद आरक्षण तय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि मई में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो सका है। राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के पास 2 विकल्प थे। एक तो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण तय कर चुनाव हो, और दूसरा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए। राज्य सरकार दूसरे विकल्प के पक्ष में नहीं है। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार ने देर से ही सही पर डोर टू डोर सर्वे कराया। सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुछ जिलों में आपत्ति होने के बाद उन्हें भी दूर करने में पिछड़ा वर्ग आयोग लगा हुआ है। उन आपत्तियों को भी दूर कर लिया जाएगा। मनिया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रही 85 महिलाएं चिन्हित, राशि की होगी रिकवरी। जामताड़ा फतेहपुर प्रखंड में मनिया सम्मान योजना का लाभ गलत तरीके से उठा रही 85 महिलाओं को चिन्हित किया गया है। जिला प्रशासन ने अब इन महिलाओं से गलत तरीके से प्राप्त राशि की वसूली करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं ने अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ लिया। सरकारी निर्देशों के अनुसार इस योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिलना चाहिए था, लेकिन इन 85 महिलाओं ने गलत दस्तावेजों के आधार पर आवेदन कर लाभ प्राप्त कर लिया। प्रशासन ने अब संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर उनके खाते फ्रीज करने का निर्देश दिया है और राशि की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान यह पाया गया कि कई महिलाओं ने योजना का लाभ लेने के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। जब प्रशासन ने पात्रता की दोबारा जांच की तो यह मामला सामने आया। इस गड़बड़ी के उजागर होने के बाद अब सभी अपात्र महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है और उनसे पैसे वापस करने को कहा गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि कोई महिला पैसे वापस नहीं करती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने इस प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए निगरानी और जांच प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया है। रामगढ़ में सरकारी कर्मचारी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। शनिवार को जिला के एक सरकारी कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। दरअसल पुलिस वाले एक सरकारी कर्मचारी को दौड़ा रहे थे। आखिरकार पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ा और शिकंजे में ले लिया है। रामगढ़ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने कार्यालय में पदस्थापित लेखा लिपिक सह रोकड़पाल मो सलाहुद्दीन अंसारी के खिलाफ रामगढ़ थाना में मामला दर्ज कराया गया था। उसे गिरफ्तार करने गई पुलिस वालों को ऑफिस में धक्का देकर भाग रहे मो सलाहुद्दीन को दौड़ाकर एसपी कार्यालय के पास पकड़ा गया। इस दौरान काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस किसी तरह रामगढ़ थाना ले आई और उसे जेल भेज दिया। रामगढ़ थाना में शुक्रवार को हुए एफआईआर के बाद शनिवार को पुलिस समाहरणालय परिसर के सी ब्लॉक के दूसरे तल्ले में विशेष प्रमंडल कार्यालय पहुंची। जब मोहम्मद सलाहुद्दीन से पूरे मामले के बारे में पूछताछ करना चाहा, इसी दौरान पुलिस को देख वो भागने लगा। पुलिस जब उसके पीछे दौड़ी तो सलाहुद्दीन ने काफी हो हंगामा किया और एसपी कार्यालय के नीचे लेट गया और हल्ला करने लगा। पुलिस पर आरोप लगाने लगा, जिसके बाद किसी तरह पुलिस रामगढ़ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यालय में पदस्थापित लेखा लिपिक सह रोकड़पाल मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी पकड़कर रामगढ़ थाना ले आई है, जिसके बाद देर शाम उसे जेल भेज दिया गया। इसको लेकर एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद और थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि कार्यपालक अभियंता द्वारा मामला दर्ज कराया गया है और उसी को लेकर पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस को देख वो भागने लगा, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों को मशक्कत करनी पड़ी। मंत्री दीपिका पांडे ने आम बजट को बताया चुनावी बजट, कहा झारखंड और युवाओं के साथ एक और छल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से चुनावी बजट करार देते हुए कहा कि यह बजट झारखंड ग्रामीण भारत और युवाओं के प्रति सरकार की घोर उपेक्षा को उजागर करता है। पांडे सिंह का आरोप है कि बजट में लोकलुभावन वादों की भरमार है, जो सिर्फ चुनावी लाभ के लिए किए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि चुनावों के दौरान सरकार जनता को लुभाने के लिए कई वादे करती है, लेकिन चुनाव के बाद इन वादों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली जाती और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में झारखंड और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, जो सरकार की कथित उपेक्षा को दर्शाता है। बीएड, एमएड, डीपीएड और बीपीएड के लिए 15 फरवरी से रजिस्ट्रेशन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। इसके माध्यम से राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी बीएड संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-27 नामांकन लिया जाएगा। इच्छुक और योग्यता रखने वाले स्टूडेंट्स 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बीएड, एमएड, बीपीएड और डीपीएड में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1000 शुल्क देना होगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 750 रुपये शुल्क देना होगा। इसी प्रकार SC/ST कैटेगरी और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 500 शुल्क है। प्रवेश परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू व हजारीबाग जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी की चर्चा। आज 2 फरवरी को दुमका में वापसी की संभावना। लोकसभा चुनाव से पहले थामा था बीजेपी का दामन। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाली सीता सोरेन की जेएमएम वापसी के चर्चे जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि 2 फरवरी को दुमका में
जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि इस बात न तो जेएमएम पुख्ता कर रही है और न ही खुद सीता सोरेन। हालांकि सीता सोरेन ने यह जरूर कहा है कि वह भी मेरा अपना घर है, हम इससे इनकार थोड़े कर सकते हैं, वह तो अपना ही है, सब कुछ हमारा ही बनाया हुआ है, वह आज भी वैसा है जैसा कल था। सीता सोरेन के इस बात से राजनीति गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी घर वापसी हो सकती है। वहीं सीता सोरेन की वापसी को लेकर दुमका विधायक बसंत सोरेन ने कहा है कि इस बारे में पुख्ता कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा है कि सीता सोरेन ने न तो वापसी को लेकर पार्टी को कोई अप्रोच किया है और न ही पार्टी के इस संबंध में उनसे कोई बात की है। ठेकेदार से 99 लाख रुपया वसूलेगा पथ निर्माण विभाग, इस गड़बड़ी पर हुआ एक्शन। पथ निर्माण विभाग ने एक संवेदक पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसने करीब 99 लाख रुपए की राशि वापस नहीं की है। यह मामला स्पीका नामक संवेदक से जुड़ा है, जिसे देवघर में रंगा सिरसा से करमाटांड रोड का काम आवंटित किया गया था। इस रोड पर 31 किलोमीटर काम हुआ था और काम पूरा होने के बाद इसकी ऑडिट की गई थी। महालेखाकार कार्यालय ने भी इसकी जांच की और पाया कि इस काम के तहत 99,15,000 रुपए की राशि वसूली जानी चाहिए थी। पथ निर्माण विभाग ने कई बार इस संवेदक से बैंक ड्राफ्ट के जरिए राशि जमा करने को कहा, लेकिन उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कार्यपालक अभियंता ने इस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। विभाग अब संवेदक से राशि की वसूली करेगा और जब तक यह राशि नहीं लौटाई जाती, तब तक संवेदक को भविष्य में कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। झामुमो का 46वां स्थापना दिवस समारोह आज। गांधी मैदान में 400 से ज्यादा पुलिस बल रहेंगे तैनात। सीएम हेमंत सहित सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फरवरी को अपना 46वां स्थापना दिवस समारोह झारखंड दिवस के रूप में आयोजित करने जा रहा है। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसे लेकर शनिवार की शाम जिले के उपायुक्त और एसपी ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं दुमका सांसद नलिन सोरेन बजट सत्र छोड़कर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने दुमका पहुंच गए हैं। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित होने वाला झामुमो का यह समारोह पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार कई मायनों में अलग होगा। जहां तक पिछले साल 2024 की बात है तो कार्यक्रम के ठीक एक दिन पूर्व राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई में जेल चले गए थे। ऐसे में उनकी जगह सत्ता संभालने वाले चंपाई सोरेन सीएम पद का शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे दुमका पहुंचे थे और यहां जेएमएम के 45वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। इधर एसपी ने गांधी मैदान में ही पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर दिए गए ड्यूटी पर पूरी तरह से सजग रहने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे गांधी मैदान में 400 से अधिक पुलिस बल लगाए जा रहे हैं, जिसमें डीएसपी स्तर तक के अधिकारी शामिल होंगे। काफी लोगों के आने की संभावना को देखते हुए शहर के सभी इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहेगी। झारखंड बीजेपी की आम बजट पर परिचर्चा संपन्न। बाबूलाल मरांडी ने बताया ऐतिहासिक। झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा आम बजट 2025-26 पर शनिवार को एक परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट ज्ञान आधारित है, जो विशेष रूप से गरीब, अन्नदाता, युवा और महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का काम करेगा, जिससे विकसित भारत के सपने को तेजी से साकार किया जा सकेगा। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि यह बजट मध्यम वर्ग को आत्मविश्वास और सुकून देने वाला है, क्योंकि इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है और करदाताओं को अप्रत्याशित लाभ दिया गया है।
इसके अलावा दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर देने से भारत की धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे मखाना उद्योग और फूड प्रोसेसिंग उद्योग में नई क्रांति आएगी। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। मोर्चा के घटक संगठन झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवनाथ सिंह ने इसे दायर किया। याचिका में कहा गया है कि 18 जनवरी से जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली हैं। अध्यक्ष के नहीं रहने से वर्ग 8, 9, 10 और वर्ग 12 की सभी परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ग 8 और 9 की परीक्षा अंतिम समय में स्थगित हो गई। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से होने वाली है। इसमें लगभग 8 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। 10वीं के एडमिट कार्ड 25 जनवरी और 12वीं के 28 जनवरी से डाउनलोड होने वाले थे, लेकिन जैक अध्यक्ष के नहीं रहने के कारण अभी तक शुरू नहीं हो सका है। सभी परीक्षा में गोपनीय कार्य अध्यक्ष के नाम से होता है। प्रश्न पत्र सेट करना, कॉपी की व्यवस्था करना, प्रश्न पत्र का प्रिंटिंग करना, एडमिट कार्ड को निर्गत करना, परीक्षा के सारे सामान को गंतव्य स्थान तक भेजने की जवाबदेही अध्यक्ष की होती है। सारे वित्तीय कार्य अध्यक्ष के माध्यम से होता है। आपात स्थिति में निर्णय करने का अधिकार भी अध्यक्ष का होता है। लगभग 21 लाख बच्चे विभिन्न परीक्षाओं में जैक से परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष के नहीं रहने के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मचा है। बच्चों के साथ लाखों अभिभावक भी परीक्षा को लेकर संशय की स्थिति में हैं। 18 जनवरी से 1 फरवरी हो गया, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी। पूरे राज्य में बच्चों के साथ अभिभावक व अन्य लोग परीक्षा को लेकर संशय की स्थिति में हैं। राज्य भर के बच्चों के भविष्य को देखते हुए मोर्चा और महासंघ ने जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में महासंघ ने उच्च न्यायालय से अभिलंब अध्यक्ष की नियुक्ति का आग्रह किया है, ताकि परीक्षा शुरू हो सके। झारखंड में अपग्रेड हो रहे 6,850 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को केंद्रीय बजट ने दी ताकत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा का फायदा झारखंड के उन 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा, जिसे महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा सक्षम केंद्र में अपग्रेड किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। समाज कल्याण निदेशक किरण पासी ने कहा है कि राज्य सरकार का विजन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम और स्मार्ट बनाने पर है। फिलहाल जब 6,850 केंद्र पूरी तरह से सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड हो जाएंगे, तो केंद्रीय बजट में की गई घोषणा का लाभ इन्हें मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 3 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे बच्चों के लिए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 कार्यक्रम काफी मददगार होगा। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम कुपोषण रोकने की एक योजना है। यह केंद्र सरकार की मिशन शक्ति का हिस्सा है। यह योजना बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को कम करने के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण सहित कई तरह का लाभ दिया जाता है। इसमें बच्चे और सभी तरह की माताओं की मुफ्त देखभाल और पोषण संबंधी सहायता दी जाती है। बच्चों के सही विकास की पहचान कर उनका टीकाकरण कराया जाता है। उन्हें आयरन की गोली दी जाती है। कोयला खदान हमला मामले में एनआईए ने अमन साहू के भाई के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने झारखंड के तेतरियाखंड कोयला खदान में हमला मामले में गैंगस्टर अमन साहू के छोटे भाई के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार 1 फरवरी 2025 को यह जानकारी दी। एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि दिसंबर 2020 में सुजीत सिन्हा और अमन साहू के गिरोह ने यह हमला किया था। गिरोह के सदस्यों ने झारखंड के लातेहार में जबरन वसूली और कोयला खनन को बाधित करने के लिए आपराधिक साजिश के तहत हमला किया था। एनआईए ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची के आकाश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। एनआईए ने कहा है कि अब तक इस मामले में 26 आरोपियों के खिलाफ 5 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। एनआईए के बयान में कहा गया है कि मार्च 2021 में इस केस के जांच की जिम्मेदारी एनआईए को दी गई थी। जांच में एजेंसी ने पाया कि आकाश, जो वर्तमान में आपराधिक मामलों में लिप्तता की वजह से जेल में बंद है, सीधे तौर पर खदान पर हमले की साजिश में शामिल था। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम की रोकथाम के लिए झारखंड सरकार अलर्ट, सीएम ने की समीक्षा। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बीमारी से निपटने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ 31 जनवरी को अपने आवासीय कार्यालय में बैठक की। इस दौरान जीबीएस बीमारी से ग्रस्त मरीजों की पहचान करने और उनके इलाज की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जहां ऑनलाइन जुड़े, वहीं विभाग के वरीय अधिकारियों ने इस बीमारी के दुष्प्रभाव, लक्षण और बचाव से संबंधित जानकारी से सीएम को अवगत कराया। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विभागीय अपर सचिव अजय कुमार सिंह, रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक अबू इमरान मौजूद रहे। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त और सिविल सर्जन भी शामिल हुए। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम बीमारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार के सभी अस्पतालों में पुख्ता व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बेड और दवा सहित सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित हो, जिससे संदिग्ध मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जा सके। मनीया सम्मान योजना पर आई बड़ी खबर, लाभुकों को इस दिन एक साथ मिलेगी बकाया राशि। झारखंड मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी। फिलहाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान लगातार गड़बड़ियां भी मिल रही हैं। जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से लाभुकों को जनवरी की राशि नहीं मिल पाई है। अगर यह प्रक्रिया फरवरी में पूरी हो जाती है तो लाभुकों को एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। मनीया सम्मान योजना को लेकर जारी संकल्प के अनुसार से लाभुक के बैंक खाता को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरा कर लेना था। विभाग अब इसे मार्च तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मनीया सम्मान योजना के तहत बैंक खाता को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो जाएगी। ऐसे में अब एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। योजना के तहत लाभुक को दिसंबर तक की राशि दे दी गई है। कुछ जिलों ने आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान राशि दी जाए या नहीं, इस संबंध में भी दिशा निर्देश मांगा था। सत्यापन के दौरान सबसे अधिक गड़बड़ी एक नाम से एक से अधिक आवेदन किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। एक बैंक खाता का उपयोग कर एक से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। इसके अलावा कई जिलों में पुरुषों द्वारा योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया है। अबुआ आवास के लाभुकों को समय पर मिलेगी किस्त, ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार किया ऐप। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को कई बार समय पर किस्त नहीं मिल पाती है, न ही किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल पाता है।
अब इस समस्या का हल निकालने के लिए विभाग ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए विभाग ने एक जियो टैग ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से लाभुक खुद अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैग कर सकेंगे। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि लाभुकों को सस्मय किस्त की राशि भुगतान करने संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप बनाया गया है। इससे लाभुकों को किस्त के बंटवारे में होने वाली पर रोक लगेगी। मनरेगा आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखकर लाभुक को ऐप जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लाभुक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा अबुआ आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद लाभुक को मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। ऐप के माध्यम से जियो टैग करने के लिए सभी लाभुकों को अपना मोबाइल नंबर प्रखंड लॉगिन में अपडेट करना अनिवार्य होगा। ऐप में लाभुक द्वारा खुद से किए गए जियो टैग का सत्यापन पंचायत सेवक 7 दिन के अंदर करेंगे। विभाग के अनुसार अबुआ आवास योजना के तहत आवंटित स्वीकृत लाभुकों को 2 लाख रुपए की सहयोग राशि 4 किस्त में देने का प्रावधान है। ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखकर योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जेएसएलपीएस द्वारा गठित और संचालित ग्राम संगठन की सहायता लेने को कहा है। लाभुकों को लंबित किस्त का भुगतान माह के किसी एक सप्ताह निर्धारित कर बुधवार के दिन ही भुगतान करने को कहा गया है। इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान। 12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार 1 फरवरी 2025 रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश की। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। 7.5 करोड़ का रिटर्न दाखिल करने वालों में से लगभग 85% को राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय वालों को कर में छूट दी है। वित्त मंत्री ने धारा 87A के तहत कर छूट में वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के कारण 12 लाख रुपए तक की टैक्स आय वाले निवासी व्यक्तियों को शून्य टैक्स देना होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 75,000 रुपए के मानक कटौती लाभ वाले वेतनभोगी व्यक्तियों को शून्य कर देना होगा। यदि कर योग्य आय 12,75,000 रुपए से अधिक नहीं है। मौजूदा आयकर कानून नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर की अनुमति देते हैं। बंगाल में क्राइम कर झारखंड में लेते थे शरण। पुलिस ने नाटकीय अंदाज में 3 को पकड़ा। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर रूपनारायणपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पश्चिम बंगाल की सीमा में अपराध कर झारखंड की सीमा में शरण लेकर रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक अपराधी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें सरगना नसीब खान को रूपनारायणपुर थाना प्रभारी अरुणाभ भट्टाचार्य ने नाटकीय अंदाज में पकड़ा। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 अन्य अपराधियों राहुल हाड़ी और विशाल हाड़ी को भी पकड़ लिया। सभी की उम्र लगभग 20 वर्ष है। हाल ही में रूपनारायणपुर में 7 घरों में चोरी की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। पुलिस को सूत्रों से पता चला कि इन घटनाओं का मास्टरमाइंड रूपनारायणपुर स्थित एक दुकान पर है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, वह भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान नसीब ने कबूल किया कि उसने कई घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है और चोरी का सामान विशाल के घर में रखा हुआ है। नसीब का घर रूपनारायणपुर यूथ क्लब के पास है। पुलिस को यह भी पता चला है कि इस गिरोह का एक सदस्य रूपनारायणपुर स्थित झारखंड रोड पर एक सीमेंट दुकान में भी काम करता था। ये लोग रात में 4 पहिया वाहन से हांसी पहाड़ी झारखंड पहुंचते थे। वहां गाड़ी पार्क कर यूथ क्लब के पास सोने का नाटक करते थे। फिर एक एक करके खाली घरों को निशाना बनाते थे। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का एक्शन। AK-47 और गोला बारूद बरामद।
सीआरपीएफ और बोकारो पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीआरपीएफ और बोकारो पुलिस के संयुक्त अभियान में ऊपरघाट इलाके से AK-47 राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद हुआ है। यह कार्रवाई तब की गई जब पुलिस को सूचना मिली कि हाल ही में हुई मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने अपने हथियार छिपा रखे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान भागते समय नक्सलियों ने अपने हथियार छिपा रखे थे। इसकी सूचना मिलते ही बोकारो पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाया। सुरक्षाबलों ने ऊपरघाट में छापेमारी की। इस अभियान में पुलिस ने AK-47 राइफल, 90 गोलियां, बोतलों में बने 4 IED, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर आदि के साथ 500 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस ने इस जीत को नक्सलवाद के खिलाफ जारी अपने अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए SP मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि यह कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा है। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब हो कि 22 जनवरी को बोकारो के पेक नारायणपुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक महिला नक्सली शांति देवी, जो एरिया कमांडर थी, और एक पुरुष नक्सली मनोज टुडू मारा गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। साइबर क्राइम ब्रांच ने कोलकाता से एक शातिर ठग को दबोचा, लाखों की ठगी में था शामिल। CID की साइबर क्राइम ब्रांच ने कोलकाता पुलिस की मदद से एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर ठग ने झारखंड के धनबाद जिले में रहने वाले एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए की ठगी की थी। झारखंड CID की साइबर क्राइम ब्रांच साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कोलकाता पुलिस की मदद से साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने कोलकाता से शातिर साइबर अपराधी सकैत दास को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी कोलकाता के पीताम्बर सरकार लेन में रहता था। सकैत दास ने बैंक पॉलिसी के नाम पर फर्जी कॉल कर धनबाद के एक व्यक्ति से 15,45,000 रुपए की ठगी की थी। झारखंड CID की साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार धनबाद के बाघमारा में रहने वाले एक पीड़ित ने CID की साइबर क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। FIR में पीड़ित ने बताया था कि साइबर अपराधियों ने फोन के जरिए उनसे संपर्क किया और पॉलिसी क्लेम की राशि बढ़ाने का लालच देकर बैंक पॉलिसी के पैसे वापस करने के नाम पर अलग अलग बैंकों के खातों में कुल 15,45,000 ट्रांसफर करा लिए। अफीम के खिलाफ चॉकलेट वार, पुलिस ने शुरू की अनोखी पहल। खूंटी जिले के सबसे बड़े साप्ताहिक बाजार मारंग हदा में पुलिस ने लोगों को अफीम के प्रति जागरूक करने के लिए चॉकलेट अभियान चलाया और इसके दुष्प्रभाव के साथ कानूनी जानकारी भी दी। मारंग हदा थाना प्रभारी शंकर विश्वकर्मा के नेतृत्व में बाजार में यह अभियान चल रहा है। यह इलाका कभी नक्सलियों का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन आज यह अफीम का केंद्र माना जाता है। जिले के खूंटी, अड़की, सायको, मुरहू और मारंग हदा थाना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती रही है। एक तरफ पुलिस प्रशासन खेतों में लगी फसलों को नष्ट करने का अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक टीम जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अवैध अफीम की खेती छोड़कर वैकल्पिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है। बाजारों में नुक्कड़ नाटक से लेकर वाहनों में लाउडस्पीकर के जरिए इसके दुष्प्रभाव और कानूनी जानकारी दी जा रही है। इस अभियान के दौरान शनिवार को मारंग हदा मुख्य बाजार में मारंग हदा थाना प्रभारी के नेतृत्व में बाजार वासियों एवं खरीदारी करने वालों को चॉकलेट देकर अफीम से दूर रहने का अनुरोध किया गया। चॉकलेट के रैपर पर अफीम के खिलाफ स्लोगन लिखा हुआ है। रैपर पर स्लोगन के साथ लिखा है, अफीम की खेती करना कानूनन अपराध है, संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी, पकड़े जाने पर 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी तथा NDPS एक्ट के तहत संपत्ति जब्त की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें
तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।